हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर आप देखेंगे नवंबर में जो इन्फ्लेशन था वो 6.2% था। अभी थोड़ा कम हुआ है, नियर अबाउट 5.5% के आसपास है। लेकिन कुछ टाइम ये कंटिन्यूसली वो जो हमारा बैंड है 2 to 6% जो आरबीआई का मैंडेट है एमपीसी का, उसके ऊपर रहता है। तो अभी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है जब आप पढ़ाई कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड ए या ग्रेड बी एग्जाम के लिए, कि अगर मान लीजिए ये मैंडेट तो है कि 4% ±2% के बीच में इन्फ्लेशन को रखना है, ये लीगल मैंडेट है एमपीसी के ऊपर। करेक्ट, आपको पता है पहले ऐसा नहीं था। 2016 में ये नया एक सेक्शन ऐड किया आरबीआई एक्ट 1934 में, और उसके तहत आरबीआई को या एमपीसी को ये मेंटेन करना है कि इन्फ्लेशन इसके अंदर रहना चाहिए। ये आप सबको पता है। लेकिन अगर ये नहीं कर पाया आरबीआई, और ये कितने टाइम के लिए नहीं कर पाया, तो फिर कुछ एक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, लीगल प्रोविजन क्या है, इसके बारे में ये वीडियो है। अगर आपको पता है, अभी इसके आगे जाने से पहले अभी आपको वीडियो यहाँ पे स्टॉप करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वो ड्यूरेशन क्या है, कितने ड्यूरेशन के लिए अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता है वो ड्यूरेशन लिखिए। उसके बाद ऐसा करने पर अगर आरबीआई ने इन्फ्लेशन मेंटेन नहीं किया तो लीगल प्रोविजन क्या है, एमपीसी को या आरबीआई को आगे क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। अगर आपको पता है, अगर नहीं पता तो लिखिए मुझे नहीं पता है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है सेक्शन 45ZN। और मुझे याद है इनिशियली 2016 या 17 में इसके ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन आया था एमसीक्यू का, क्योंकि पहले कुछ क्वेश्चन 5 मार्क के आते थे, 1 का आता था, 2 का आता था। अभी एट प्रेजेंट उन्होंने जो पैटर्न है वो फिक्स किया है, 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं या 2 के आते हैं अगर एमसीक्यू की अगर आप बात करेंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट का। तो आपको ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन ये पता होने चाहिए। सेक्शन 45ZN ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, फेल्योर टू मेंटेन द इन्फ्लेशन टारगेट, ये सेक्शन है। वेयर द बैंक, यहां पे बैंक कैपिटल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक, फेल्स टू मीट द इन्फ्लेशन टारगेट, इट शैल सेट आउट इन अ रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि आरबीआई को क्या करना है, एक रिपोर्ट सबमिट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो एक, द रीजंस फॉर फेल्यूर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट, कि ऐसे क्या रीजंस है जिसके वजह से हम यानी कि आरबीआई एमपीसी फेल हो गए, कि हमने ये टारगेट अचीव नहीं किया। रेमेडियल एक्शंस प्रपोज टू बी टेकन बाय द बैंक, यानी कि आरबीआई अभी क्या क्या रेमेडियल एक्शंस लेगा टाइम फ्रेम में वो बताना पड़ेगा। एंड एस्टिमेट ऑफ द टाइम पीरियड विद इन विच द इन्फ्लेशन टारगेट शैल बी अचीव्ड परसुएंट टू टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रपोज रेमेडियल मेजर्स, यानी कि सबसे पहले तो रीजंस है, फिर हम क्या क्या एक्शन लेंगे, एंड टाइम पीरियड के कितने टाइम के अंदर हम इसको फिर से लिमिट में लाएंगे। अभी यहाँ पे एक और पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन। करेक्ट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द फैक्टर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट फेल्यूर, इसका मतलब है भाई फेल्यूर हम किसको कहेंगे, अगर 1 महीना इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं रहा उसको फेल्यूर कहेंगे, या 1 साल के लिए फेल्यूर कहेंगे, तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा। फेल्यूर शाल बी सच as may be notified by the central government in the official gazette within the 3 months from the date of the commencement of part 1 of the chapter 12 of the finance act। ये इसका मतलब ये है, ये जहाँ पे नोटिफाई किया था सबसे पहले, वो आने के बाद यानी कि जब एमपीसी का ये एक्ट आया एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में, उसके बाद विद इन 3 मंथ्स में ये गाइडलाइन सेट करनी है। अभी आपको समझ में आ गया कि अगर फेल्योर होता है तो क्या क्या करना है, और एक्चुअल फेल्योर का मतलब क्या है वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो यहां पर देखिए ये है फेल्योर का डेफिनेशन। फेल्योर का डेफिनेशन क्या है ये आप ऊपर वाला पढ़ लीजिए। द एवरेज इन्फ्लेशन इज मोर देन द अपर टॉलरेंस लेवल, यानी कि 6% ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 45ZN ऑफ द ZA है। ये यहाँ पे ये मेंशन किया है 2 to 6%। तो अभी हम अपर लिमिट की बात कर रहे हैं। एक्ट फॉर एनी 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, क्वार्टर्स का मतलब है 3 महीने, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूस 3 क्वार्टर है, यानी कि 9 महीने। करेक्ट, 9 महीने, लेकिन वो क्वार्टर से स्टार्ट करना है, क्वार्टर टू क्वार्टर मेजर करेंगे। ठीक है, ऐसा अगर ये पूरे 9 मंथ्स में अगर ऐसे होता है
तो फिर उसको हम फेल्योर मानेंगे, या फिर लोअर बैंड भी चलेगा। तो इन्फ्लेशन टारगेट इज लेस, द एवरेज इन्फ्लेशन इज लेस देन द लोअर टॉलरेंस लेवल ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट, ये 2% है। इसके नीचे अगर रहता है कितने टाइम के लिए, फॉर एनी 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। करेक्ट, आपको समझ में आ गया। देखो इस तरीके से मुझे भी पढ़ाना होगा आपको कि आपको याद रहे, और आपको भी इस तरीके से पढ़ना है कि भाई ये सुनने के बाद अभी आप ये लिखने का ट्राई कीजिए खुद के वर्ड्स में, अगर आपको समझ में आया नहीं आया। देखो क्या हो रहा है ना, जीए में भी, ईएसआई में, फाइनेंस में लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। पढ़ने से आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा, एक तो पहले समझना भी पड़ेगा, उसका रट्टा लगाना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा, और आपको लिखने भी आना चाहिए। अब ये हो जाने के बाद आप ट्राई कीजिए कि अगर इसके ऊपर आता है 5 मार्क का क्वेश्चन, मान लीजिए 200 वर्ड के लिखने के लिए, करेक्ट, 15 मार्क आपको 600 के लिए आता है, 10 मार्क 400 के लिए आता है, यानी कि 5 मार्क का शॉर्ट नोट्स 200 वर्ड के लिए आ सकता है कि एमपीसी का टारगेट अगर वो फेल होता है तो क्या करना चाहते हो आप, इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको, करेक्ट। अभी ये देखते कि भी अभी ये मेरा आपको और एक क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉप करना है कि ऐसी सिचुएशन पहले कभी आई है क्या या नहीं आई है, ये आपको यहाँ पे लिखना है स्टॉप करके, ठीक है। चलो इसका आंसर हम अगले साइड में देखते हैं। तो ये देखो ये हुआ है, आरबीआई टू एक्सप्लेन व्हाई इट फेल टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट फॉर द 3 स्ट्रेट क्वार्टर्स, यानी कि ये ऐसे हुआ है। ये कब हुआ था, अक्टूबर 2022, यानी कि इसके पहले 9 महीने वो अचीव नहीं हुआ है। तो अभी क्या है, India's central bank has scheduled a special meeting of the MPC on November 3 under a legal provision that requires Mint Road का मतलब आरबीआई को अलग टर्म में मिंट रोड भी कह सकते हैं, to give the government reasons for its failure in achieving a mutually set inflation target। म्यूचुअली यानी कि ये आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने मिलकर डिसाइड किया है। For 3 consecutive quarters, a Reserve Bank of India has called an additional MPC meeting under Section 45ZN of the RBI Act। अभी ये मीटिंग में फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अभी गवर्नमेंट को रिप्लाई किस तरीके से करना है, उसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या रेमेडियल एक्शन हम लेंगे, और ये कब तक हम अचीव करेंगे। इस तरीके से आपको कोई भी चीज़ को पढ़ना है। अगर आपने बस पैसिवली रीड किया तो ना आपको समझ में आएगा, ना आप उसको याद रख पाएंगे। ये जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स है, आरबीआई है, सेबी है, नाबार्ड है, आईआरडीए है, आईएफएससीए है, सिडबी ग्रेड है, ये बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स है जहाँ पर हायर लेवल का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जहाँ पर आपको लिखना भी है, एमसीक्यू भी सॉल्व करने, वहाँ पर आपका अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए और आपको चीज़ें याद भी रखनी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जाके आंसर लिखना है। और अगर आपको इस तरीके से पढ़ना है तो आज शाम को हमने एक वर्कशॉप रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप वर्कशॉप अटेंड करेंगे जहाँ पे मैं और सीपी जोशी सर आपके क्वेश्चन के आंसर्स देंगे, और हमारे 2 कोर्स यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स और एक्सक्लूसिव कोर्स, उसके क्या क्या फीचर्स हमने दिए हैं, इसका पूरा जो गाइड है, स्टडी गाइड, मैंने कमेंट सेक्शन में डाला है, वो डाउनलोड कीजिए और देखिए आपको समझ में आता है क्या। अगर आपको मेरे जैसे फैकल्टी से पढ़ना है तो आप हमारा कोर्स परचेस करने के बारे में सोच सकते हैं, या अदरवाइज मार्केट में और भी अच्छे अच्छे कोर्सेस है, आपको जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैच होती है वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मेंटर करने वाला कोई है तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये फाइनली आप डिसीजन है। तो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।